नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देशवासियों का जिस तरह से ईरान और अमेरिका की जो क्राइसिस है और उससे जो तेल की कीमतें और पूरी दुनिया में एक उथल-पुथल मची हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए सारे नागरिकों को जो 7 प्लेस उन्होंने उदाहरण दिया कि क्या-क्या करना चाहिए, जिसमें कि उन्हें पेट्रोल, डीज़ल की किस तरह से खपत कम होनी चाहिए, मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए, पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, सोना जो कि भारत सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो सोना इम्पोर्ट करता है, 26% सोना भारत आयात करता है। चीन हमसे ज़्यादा करता है, तो भारत को सोने का जो खपत है, वो 1 साल के लिए शादी-विवाह और तमाम ऐसे मौकों पर एक तरह से बहुत ज़रूरी है तभी करना चाहिए, बल्कि उसे टाल देना चाहिए। उसी तरह से फॉरेन टूर जो हैं जिसमें कि हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारी जो रिज़र्व है मुद्रा कोष की स्थिति है, उस पे असर पड़ता है, वो भी 1 साल के लिए टाल देने चाहिए। इस तरह से उन्होंने 7 मेजर एक तरह से भारतीय नागरिकों को आह्वान किया कि ये उन्हें लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह से देश के सामने एक क्राइसिस है, सिक्योरिटी चैलेंज है, एनर्जी क्राइसिस है, उसको ध्यान में रखते हुए इन सारे कदमों का उल्लेख उन्होंने किया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के हाथ से एक तरह से देश की बागडोर संभल नहीं रही है और अखिलेश यादव ने कहा कि खुद बीजेपी जो है वो एक आपदा की तरह है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा ये मेजर लेने के लिए? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही ये सारी बातें क्यों प्रधानमंत्री के ध्यान में आ गई? क्या आने वाले दिनों में एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है? क्या जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम की स्थिति लॉकडाउन के दौरान थी, वो भारत सरकार इम्प्लीमेंट करने वाली है और तेल की कीमत बढ़ने का इशारा एक तरह से सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि किस तरह से तेल कंपनियों के ऊपर दबाव है। लेकिन ढेर सारे जो विपक्ष के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के नेता चुनावी कैंपेन कर रहे थे, हेलीकॉप्टर का, चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस समय ये मितव्ययिता क्यों नहीं अपनाई गई? और क्या आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से भी खर्च में कटौती की जाएगी या सिर्फ ये उम्मीद त्याग की गुंजाइश मिडिल क्लास और भारतीय आम नागरिकों की तरफ से अपेक्षा की जा रही है? तो इस मुद्दे को हम समझते हैं आखिर क्राइसिस क्या है और इसकी पॉलिटिक्स क्या है? तो हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, शरद कोहली जी की जो इकोनॉमिस्ट हैं जो हमें इसके इम्पैक्ट के बारे में बताएँगे कि आखिर संकट क्या है? साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट आरती जेरथ जुड़ रही हैं और सुनील शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं शरद जी आपसे। जिस तरह से 7 एक तरह से प्लेज प्रधानमंत्री ने नागरिकों से उम्मीद की है कि नागरिक जो है भारत के वो सैक्रिफाइस करें, त्याग करें, पेट्रोल, डीज़ल कम इस्तेमाल करें, मेट्रो में चढ़ें गोल्ड का कम इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि इसकी वजह क्या है? क्यों हमारी स्थिति आज की तारीख में इस स्थिति पे पहुँच गई है कि प्रधानमंत्री को ये आह्वान करना पड़ा है? नमस्कार आपको और डायलॉग्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा अभिवादन। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद रहने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। बार-बार ये उम्मीद बनती है कि शायद ईरान और अमेरिका में समझौता हो जाएगा, पर वो एलूसिव रहता है, वो हो नहीं पाता है। हम बार-बार इस बात को देख रहे हैं कि उन्होंने प्रस्ताव भेजा, इन्होंने ठुकराया, इन्होंने भेजा, उन्होंने ठुकराया। किसी न किसी बात को लेके बात बन नहीं रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो कि शुक्रवार को $100 से नीचे था, फिर बढ़ के ये $100 से ऊपर चला गया है। तो इसकी वजह से हम अपना 87% क्रूड बाहर से मंगवाते हैं, हमें हमें इसका आयात करना पड़ता है। और क्रूड ऑयल लगातार ऊपर रहने की वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। 30,000 करोड़ रुपए लॉस बताया जा रहा है इस समय, जो ब्लीड कर रही हैं हर महीने के हिसाब से। अगर हम लें जो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, 3 कंपनीज को हम लें जिनके पास 90% इस समय मार्केट शेयर है। और भारत सरकार ने पूरी दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी, पूरी दुनिया में आम आदमी के ऊपर भार डाला गया। अमेरिका खुद जो कि लड़ाई लड़ रहा है, वहां से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह पेट्रोल और डीजल की, वहां पर गैस बोलते हैं हम लोग, पेट्रोल डीजल बढ़ते हैं, वहां कीमतें बढ़ी। भारत में ये नहीं बढ़ाई गई। भारत में इसको आम आदमी के लिए कमर्शियल डीजल बढ़ा और इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा, परंतु आम आदमी के लिए ये कीमतें नहीं बढ़ाई गई। ये बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार ने एक्साइज वापस ली।
अब प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिसको हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, वो 700 बिलियन डॉलर से नीचे चला गया। आप इसको थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए आसान भाषा में कि फॉरेक्स रिजर्व किस चीज से बनता है। उसमें जो डॉलर का भंडार पड़ा होता है वो होता है, जो सोने का भंडार हमारे यहाँ होता है वो होता है, उसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती हैं जो आईएमएफ से हमारे पास होती हैं। ये सब चीज मिला के मोटी मोटी भाषा में मैंने आपको बताया कि ये फॉरेक्स रिजर्व, अगर ये फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे डिप्लीट होता रहा, हमारा रुपया भी कमजोर है जिसकी वजह से हमें हर बैरल पर ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं, प्लस शेयर मार्केट से लगातार विदेशी संस्थागत निवेशक, जिनको हम एफआईआईज और एफपीआईज कहते हैं, वो भी पैसा निकाल रहे हैं। इसी साल में 2 लाख करोड़ से ऊपर वो निकाल चुके हैं। तो इससे जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब हम ये नहीं चाहते कि हमारी पोजीशन बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी हो जाए, जिनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स इस समय बहुत ही कम हो चुका है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। आपको याद होगा 1990-91 में भारत को जब चंद्रशेखर सरकार थी, भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व समाप्त हो गए थे। प्रधानमंत्री जी इस चीज को आगे देख रहे हैं कि अगर लगातार ये कीमत आगे बढ़ती रही, और भारत में इसके कुएं नहीं है, मात्र 13% ऑयल जो है वो भारत में मिलता है, 87% बाहर से मंगाते हैं। तो जो गैर जरूरी परचेजेस हैं, जिसमें सोना है, विदेश में जाके शादी करना है, विदेश में घूमना फिरना है, इन खर्चों को बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर हर भारतीय इसमें अपना योगदान दे तो इन बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हम बचा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की करंट अकाउंट डेफिसिट, देखिए मैं बहुत टेक्निकल बोलता नहीं हूं, मैं अर्थशास्त्र के जगत से आता हूं, पर बहुत टेक्निकल बोले तो दर्शक उससे रिलेट नहीं कर पाते। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, जो सीधा सीधा आप आयात निर्यात कर रहे हैं उसमें जो फर्क आता है वो हमारा लगातार बढ़ रहा है। नंबर 1 जो हम एक्सपोर्ट करते हैं आइटम, जो कि 140 बिलियन डॉलर है, वो है क्रूड ऑयल। नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। नंबर 3 पे गोल्ड है। गोल्ड पिछले साल हमने 72 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, उससे पिछले साल हमने 58 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, उससे पिछले साल हमने 45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। आप देखिए हर साल धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। और जितना भी हम सोना आयात कर रहे हैं उसमें से 60 से 70% ज्वेलरी बनाने में काम आता है, बाकी का निवेश के लिए। ये ईटीएफ्स हैं, अभी हाल में ईजीआर लॉन्च हुआ, इन सब के लिए, निवेश के लिए लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि अगर 1 साल के लिए लोग सोना खरीदना बंद कर दें, ये बात और है कि भारत में परंपराओं से जुड़ा हुआ है, भारत में शादी ब्याह शगुन, कोई फंक्शन होता है, कोई शुभ मुहूर्त होता है, तो इसमें सोने का लेन देन हमारे लिए जरूरत बन चुका है, ये लग्जरी नहीं है। तो फिर भी प्रधानमंत्री जी को लगा कि भाई आप अगर सोने की बिक्री को, सोने की खरीद को रोक लेंगे, तो 1 साल के लिए रोक लेंगे, तो इससे जो 72 बिलियन डॉलर का हमारे यहां से फॉरेक्स रिजर्व जा रहा है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बात लोगों को, जब उन्होंने थाली बजाने को कही, दिया जलाने को कही कोविड के टाइम, लोगों ने सुनी। आई थिंक ही इज द बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। जो वो बात कहते हैं लोग उसको करते हैं। अभी झालमुरी का आपने कमाल देखा कि कोलकाता के, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में क्या हुआ। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के आह्वान से अगर लोग सोना खरीदना आधा भी हो जाता है, तो ये 72 बिलियन डॉलर से 36 बिलियन डॉलर हो जाएगा। अब 36 बिलियन डॉलर कितना बड़ा होता है, आप लगाइए कि अमेरिका ने अभी तक पूरे के पूरे इस युद्ध में, जिसमें उनके इतने विमान नष्ट हुए, इतनी मिसाइल चलाई, 25 बिलियन डॉलर यूज किया है। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि 36 बिलियन डॉलर हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है। इसके पीछे 2 फैक्टर्स हैं मेन, क्रूड ऑयल और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स। क्रूड ऑयल की कीमत की वजह बढ़ने की वजह से हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे करके इरोड हो रहे हैं। और कीमत अभी ये नहीं मालूम कहां तक जाएगी, क्योंकि जो हाल का प्रस्ताव ईरान का अमेरिका ने रिजेक्ट किया है, उसके बाद फिर एक बार दोनों में तनातनी हो गई है। अगर ये दाम यहां से, इफ दीज प्राइसेस मूव अप टू $120-30, तो लोगों के ऊपर पेट्रोल डीजल का भार लाना पड़ेगा। यानी कि आम आदमी को भी महंगाई का भार और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अभी भी भुगतना पड़ रहा है, पर डीजल एक ऐसी चीज है जिसका कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट होता है। जितना सामान आप इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि अभी महंगा नहीं हुआ है, अभी ये महंगा हो गया है, पर और ज्यादा महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि ऐसा भार लोगों के ऊपर डाला जाए। उन्होंने एक अपील करी है। पहले जो घर का बड़ा बुजुर्ग कहता है भाई देखो आप ऐसा मत किया करो, परंतु अगर फिर भी कोई असर नहीं होता है तो कुछ कठिन कदम यहां से उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर दबाव का संकेत प्रधानमंत्री जी ने बड़े क्लियर तौर पर अपने अपने सभी भाषण में किया है। लेकिन एक सवाल है कि आरती जरद जी आपके पास आए, उससे पहले शरद जी की कई सारे जो एनालिस्ट हैं, कई सारे जो इकोनॉमी को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी या सरकार निश्चित रूप से एक तरह से आगाह कर रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि हमें संसाधन बचाने चाहिए, तो भारत सरकार का या तमाम जो राज्य सरकारें हैं
उन सबको भी तो पहल करनी चाहिए ना, पहले सबसे पहले कि खुद का खर्चा घटाएं, खुद मेट्रो से चले मंत्री, एक दिन फोटोशूट ना कराएं बल्कि रोज मेट्रो से चलें, 60-60 जो गाड़ियां चलती है एक कैवलकेड में, उसको कम करें। इससे क्या आपको लगता है कि ये एक तरीका है, या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाना ही पड़ेगा, ताकि उससे आप बच नहीं सकते, तो आपको वो मेजर लेना चाहिए? देखिए, गांव में एक कहावत है, आपकी बात से मुझे याद आई। उस कहावत के सरल तो खैर लोक भाषा में होती है, मैं उसको हिंदी में बताता हूँ। कहावत होती है कि कहती है बेटियों को, पर संकेत होता है बहुओं की तरफ। तो ये जो बहू है ना सारी, जो आपने, अब आप समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ। यहाँ मंत्री भी आ गए, या मुख्यमंत्री भी आ गए, या राज्य सरकारें भी आ गई। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर राज्य सरकारों को, सूबे की सरकारों को अपना खर्च रोकना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो हेलीकॉप्टरों से यात्रा, ये जो हवाई जहाजों से यात्राएं होती हैं, इलेक्शन में बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है, उसमें भी ईंधन लगता है। ये बचत सिर्फ आम आदमी को नहीं करनी है, ये बचत ऊपर से लेके, और सबसे पहला मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में मुझे जो बात दिखी है इन 12 सालों में, कि सबसे पहले वो स्वयं करके दिखाते हैं कि देखिए मैं क्या करता हूं। तो मुझे लग रहा है, और मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी यहाँ सोना खरीदते हैं, या कोई डेस्टिनेशन वेडिंग्स वो जाते हैं, या कोई विदेश में भ्रमण करने, वो जब भी विदेश में जाते हैं तो देश हित में जाते हैं। ये नहीं कि वो विदेश नहीं जाते हैं, परंतु देश में समझौते करने जाते हैं, देशों से अंडरस्टैंडिंग और करार करने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीयों को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आम आदमी को। और मेरा ये मानना है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर हर आदमी सोचे भाई मेरा 5 लीटर फालतू में डलवा लूंगा गाड़ी में, अगर मैं पिकनिक पे जा रहा हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हर भारतीय को अगर अपना योगदान यहां देखने को मिले, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता है। 140 बिलियन डॉलर का हमने क्रूड ऑयल पिछले साल इंपोर्ट किया है। आप सोचिए, ये इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, तो ये लगभग लगभग 10-11 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है, उससे भी ज्यादा पहुंच जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर भारतीयों को अपने ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। और अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, आप घूमने फिरने विदेश जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो किसान कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उससे धरती भी खराब होती है, उससे फसल भी खराब होती है, लोगों को नुकसान पड़ता है, कैंसर होता है। ये खतरनाक डीएपी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को उससे खा के कैंसर होता है। तो मुझे लग रहा है कि सेहत के लिए, भूमि के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए तीनों तरीके से फायदा है। घर में जब आप रिफाइंड ऑयल, शायद कम लोग जानते हैं, हमने 22 बिलियन डॉलर का रिफाइंड ऑयल पिछले साल इंपोर्ट किया है। क्या हम सरसों के तेल में खाना नहीं बना सकते? क्या हम तिल के तेल में खाना नहीं बना सकते? बन सकता है, पर क्योंकि हम इतनी आसानी से इसको इंपोर्ट कर रहे थे, लोगों को इसकी उपलब्धि सरल थी, लोग अफोर्ड कर पाते थे, इसको खरीदे थे। पर अब देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शंस। जब असाधारण परिस्थिति हो तो आपको असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है देश की जनता को अपने लाइफस्टाइल में, अपने खर्च के तरीके में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए, आप जो अननेसेसरी ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल मत करिए। प्रधानमंत्री जी ने आपको ये नहीं कहा कि आपके ऊपर कानून बना दिया कि आप रुक जाइए, आप तो कल से आप ये सोना खरीद नहीं सकते, जो खरीदेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने एक सलाह, एक मशवरा, एक अपील करी है लोगों को कि देखिए, क्योंकि आम आदमी को ये मालूम नहीं है कि 99% सोना हम बाहर से मंगाते हैं। आम आदमी को यह भी नहीं पता कि 140 बिलियन डॉलर, वहीं आपके जैसे ये शो तभी काम आते हैं। आम आदमी को नहीं पता कि 140 बिलियन डॉलर हमने हमने क्रूड के आयात पे खर्च किया। तो आम आदमी तो जाता है पेट्रोल पंप पर, जो पेट्रोल भरवाना है वो भरवाता है। आम आदमी ने विदेश घूमने जाना है, जाता है, क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आके ये जानकारी दी कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर को हल्का करने के लिए हमें आम आदमी के सहयोग की जरूरत है। ये इस बात को लोगों को समझना होगा। आरती जी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का जो मैसेज है उसको किस तरह से लिया जाना चाहिए? संकट की इस घड़ी में सचमुच अपने रिसोर्सेज बचाने चाहिए, या फिर जैसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और आज अपने पूरे काफिले के साथ वो सोमनाथ के रोड शो में निकल गए, तो प्रधानमंत्री को तो खुद पहले अमल करना चाहिए। गांधी ने सब कुछ उपदेश तब दिया था जब गांधी ने अपने ऊपर अमल किया। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इन उपदेशों का, या जो देश के वासियों से उन्होंने आग्रह किया है, उसका इम्पैक्ट होगा, लोग उसको बाई करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक तो ये जो अपील आई है, ये बहुत बहुत देर से आई है। ये तो साफ नजर आ रहा था सबको कि ये आर्थिक मुश्किलें आने वाली हैं। और बल्कि आप दुनिया में देखो तो सब देशों ने ऑलरेडी कदम लिए हैं
कि उनकी कुछ कंजर्वेशन हो पेट्रोल की और बाकी चीज जो भी उनको करना है, जो भी स्टेप्स लेने हैं, सब देशों ने कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया तक। तो हम लोग तो चुनाव में इतने व्यस्त थे कि हमने कुछ नहीं किया। और चुनाव में आप सोच लीजिए शंकर जी, कितना पैसा खर्च किया होगा, जिस तरह से रोड शोज हुए हैं, जिस तरह से रैलीज हुए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री और अमित शाह जी इधर उधर घूमे हैं प्लेन में। और चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए बंगलौर, उसके बाद गए हैदराबाद, और अब जा रहे हैं 5 देश की यात्रा में। किस वजह से जा रहे हैं, काहे के लिए जा रहे हैं, क्या फायदा मिलने वाला है उनको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये यूएई के जो प्रेसिडेंट है, अभी अभी जनवरी में वो होके आए हैं भारत में। अब 5 महीने बाद आप जा रहे हैं यूएई में। अब कुछ तो पब्लिक को बताना चाहिए ना कि क्या मिलने वाला है हम लोगों को भारत में, कि प्रधानमंत्री इतना पैसा खर्च करके ये यात्रा पे जा रहे हैं। तो देखिए, जो भी आप करते हैं, जो भी आप आग्रह करते हैं नागरिकों से कि उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए, एग्जाम्पल तो ऊपर से ही बनता है ना। हमारे परिवार में अगर आप देखें, तो अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप ये खर्चा कम बंद करो या ऐसे ऐसे बिहेव करो, तो एग्जाम्पल तो वही सेट करेंगे ना। जब वो खुद खर्चा बंद करेंगे, कम करेंगे, जब वो खुद जल्दी सोएंगे, जब वो खुद अच्छी नौकरी करके मतलब पैसा कमाएंगे, तभी तो बच्चे सीखेंगे ना। बच्चे तो ऐसे आप बोल दो और आप सोचते हो कि बच्चे सीख जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तो आई एम सॉरी, एक तो ये अपील जो आई है ये बहुत देर से आई है। ये युद्ध तो मेरे ख्याल में फरवरी में शुरू हुआ था, तो 4-5 महीने हो गए हैं। हमको पहले से ही थोड़ा सोचना चाहिए था, आगे सोचना चाहिए था। और अभी भी ये तो सिर्फ अपील है, अपील से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ सख्त कदम लेने पड़ेंगे। और मुझे जैसे आपने डीमोनेटाइजेशन किया या कोविड के टाइम में आपने पूरा लॉकडाउन किया, शायद इतने कठोर कदम नहीं, पर कुछ कदम तो आपको अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में ये अपील जो दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, ये एक चेतावनी है कि कुछ बहुत ही सख्त कठोर अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं सरकार से आगे आगे के दिनों में। पर मैं तो ये कहूंगी कि पहले मंत्री अपना खर्चा बंद करें। जहां भी वो कोई मंत्री जाता है, उसके साथ 3-4 गाड़ियां चलती है और वो सारा वक्त घूमते रहते हैं। ये हमारे जयशंकर जी सारा वक्त विदेश घूम रहे हैं, उससे नतीजा क्या मिला है हमको। अब आज के मतलब आप देख लीजिए तो दुनिया के स्टेज पे आज के दिन में इंडिया पूरा आइसोलेटेड है। कोई दोस्त नहीं रहा हमारा। हालांकि जयशंकर जी सारा वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। तो नागरिक तो तब समझेगा जब आप कुछ एग्जाम्पल दिखाओगे उनको कि मैं ये कर रहा हूँ, तब नागरिक से कहेगा कि हाँ देखिए प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, मंत्री भी कर रहे हैं, तो फिर शायद हमको भी करना चाहिए। ये अपील करने से कुछ नहीं होने वाला है। शरद कोहली जी, आप कुछ इसको काउंटर करना चाह रहे हैं आरती जी को, और साथ ही ये भी बताइए कि आपके हिसाब से भारत सरकार क्या क्या मेजर लेने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए, पहले मैं मेरे से पहले जो माननीय पैनलिस्ट हैं मोहतरमा, उनकी बात पर मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जा रहे हैं, अभी तो आए थे और भारत को ना कोई भारत का दोस्त है। उनको मैं ये बता दूं कि हमने आज अगर हम सड़क पे गाड़ी चला पा रहे हैं, आज अगर हमारे देश में अभी तक कीमत नहीं बढ़ी इसलिए, और सप्लाई डिसरप्ट नहीं हुई हमारी इसलिए, क्योंकि भारत ने 40 से अधिक देशों से अपने एनर्जी सोर्सिंग पिछले दिनों में एस्टैब्लिश की है। ये जाके होती है, जाके बात करके होती है, दोस्ती एस्टैब्लिश करके होती है। इन्होंने कहा कि जयशंकर जी ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो इनको बता दूं, जब भी कोई मंत्री बाहर जाते हैं उनका बाकायदा एक डोसियर तैयार होता है कि उन्होंने किन किन चीजों पे करार किया, और वो पब्लिक डोमेन में होता है। बहुत ही इन्होंने मुझे हैरान करने वाली बात लगी कि इनको लगा कि ये खामोखा घूमने जाते हैं वहां पर। ऐसा नहीं है। जब भी देश का कोई मंत्री बाहर जाता है तो कोई ना कोई करार करके आता है, कोई ना कोई, और इस अंडरस्टैंडिंग का आपको रिजल्ट आने वाले समय में दिखाई देता रहता है। देश की जनता तक पहुंचते पहुंचते उसको कुछ महीने लग जाते हैं। जब देश की जनता उन चीजों को, आज हम जो चीजें यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी ना कभी करार किया गया था, वरना आज हम गाड़ी ना चला पाते, आज हम गैस का सिलेंडर ना इस्तेमाल, कहीं किसी देश से इंपोर्ट का करार किया होगा, कोई मंत्री बाहर गए होंगे,
पैक्ट साइन करके आए होंगे, एग्रीमेंट साइन करके आए होंगे, तभी होगा। तो ऐसा नहीं है कि देखिए मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी कभी कहीं फालतू ट्रैवल नहीं करते हैं। मोदी जी जब जब जहां जहां गए हैं वहां से बिना कुछ लिए वो आते नहीं है। यहाँ लेने से मेरा मतलब गिफ्ट खरीदने से नहीं है। देश हित में जब तक वो करार नहीं कर लेते, वो अपने ट्रिप को साकार नहीं मानते हैं। जब तक वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट करा लें, भारत में एफडीआई की कमिटमेंट करा लें, भारत के लिए कुछ रियायती दरों पे कुछ ऐसा करार कर लें, एग्रीमेंट कर लें, बायलेटरल डील कर लें, तब तक वो देश में नहीं, वो लेकिन अपने ट्रिप को सवाल साकार शरद नहीं जी, लोग इसलिए, विपक्ष के नेता इसलिए सवाल ये उठा रहे हैं कि अक्सर हाँ ये देखा जाता है कि अब हर एक मुख्यमंत्री, हर एक इंडस्ट्री मिनिस्टर, हर एक राज्य का अलग अलग देशों के दौरे पे जाता है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और वहां पे ये कहता है कि हमने 10 लाख करोड़ का एमओयू साइन कर लिया, किसी 15 लाख करोड़ का एमओयू साइन कर लिया, और साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसका 10% भी उस स्टेट में इन्वेस्ट नहीं होता। तो क्या आपको लगता है एक फैक्ट शीट देने की जरूरत आन पड़ी है कि जब इस तरह के विदेश बिल्कुल दौरे होते हैं, और खास बिल्कुल करके बिल्कुल कोविड के दौरान तो हम लोगों ने देखा कि दुनिया में जो बड़े ग्लोबल लीडर हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यही एक तरह से मीटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कुछ आप कह कीजिए। सकती, यही देखिए मैं भी देखिए कहने वाली थी देखिए कि ये देखिए जो मेरे को पूरा ईरान करने के दीजिए साथ, मैडम। ये जो ईरान के साथ उन्होंने मेरे हमको से सवाल पूछा कंसेशंस है। मिले हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शरद जी, हमारे एक आरती जी का, हाँ, जहाज गुजरेंगे, ये फेस टू फेस मीटिंग करने से नहीं हुआ था। ये अंडरस्टैंडिंग हुआ था यहाँ एम्बेसडर जो बैठे हैं उनके साथ बात करने से और टेलीफोन पे बात करने से। आज के दिन में जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप ये फेस टू फेस मीटिंग्स तो पुरानी बातें हैं। आप आज हम घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फेस टू फेस बहुत सी चीजें कर सकते हैं। पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। और खास करके अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन है और हमको इमरजेंसी मेजर्स लेने हैं तो फिर हमको ये कुछ सोचना पड़ेगा कि हम ये खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। एंड आई एम सॉरी, example has to come from the top. Nobody is going to listen to you if you just make appeals. You have to show the way. So according to her, Prime Minister Modi should sit in his office and not visit anywhere, and neither should any other dignitary come to the country. He should just sit in his office. No, unfortunately not everything happens in the virtual world. सारी दुनिया वर्चुअल नहीं है। आपको गरम जोशी जो आप मिलते हैं, प्रधानमंत्री जाके उनसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पूरा डेलीगेशन यहाँ से जाता है, उसमें बिजनेस डेलीगेशन होता है, उसमें सेक्रेटरीज होते हैं, वो 1-on-1 बातचीत हर किसी से होती है। सारा काम अभी वर्चुअल अगर हो जाए तो सारी दुनिया घर बैठ जाए, सारे दफ्तर बंद हो जाएं। क्यों बाकी दुनिया की टेक कंपनीज ने कोविड के बाद जो है वो ऑफिस अटेंड करना मैंडेटरी किया, जब वर्क फ्रॉम होने के बाद क्यों उन्होंने इतने दफ्तर किराए पे ले रखे हैं? मुझे जवाब दीजिए। उन सबका काम ऑनलाइन हो सकता है, उन्होंने ऑफिस क्यों खोल रखे हैं? क्यों हाइब्रिड सिस्टम का रखा है कि 3 दिन ऑफिस आइए 3 दिन घर? मुझे बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि जिस बात में लॉजिक नहीं है उनको अगर आपको पूरी जानकारी हो तो आप उस पर कॉमेंट करिए। आप मुझे जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, विप्रो है, मैं 4 बड़ी टेक कंपनी का नाम लेता हूं। इन सब के गुड़गांव में, बेंगलुरु में ऑफिस हैं, और ये सारी टेक कंपनीज, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये पूरा काम वर्चुअल कर सकती हैं। क्यों ये ऑफिस बुलाती हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दे, मैं इनकी बात मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को अपने ऑफिस में बैठना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। मुझे ये जवाब दे दे पहले इस बात का। जी, मेरे से पूछ रहे हैं, ये तो भाई अगर यही बात विवाद होता है तो मैं सुनूं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये तो बाद में सुनूंगा, मैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ये सारी कंपनियां रिमोट काम करने का भी ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। नहीं, सवाल ये है कि जिन कंपनियों का नाम शरद जी ने लिया, इन कंपनियों के दफ्तर कोविड काल में भी वही थी जहां आज है। इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत कल दी थी और आज भी दी हुई है। आज भी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन का जाने नहीं पड़ते, सब काम कर रहे हैं वहीं से। अगर आप ये कहते हैं कि एक मिनट सुन लीजिए आप, सवाल इस बात का है कि अगर आप प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं तो बिना काम के नहीं जाते, तो इस देश का जो आम नागरिक सोना खरीदता है वो जुआ खेलने के लिए खरीदता है। अगर हम यात्रा करते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो हमारा गर्दी करने के लिए जाते हैं। अगर हम एक मिनट शरद जी, आप बाद में कर लीजिएगा अपनी बात, मैंने आपकी बात सुनता रहा हूं मैं। सवाल इस बात का नहीं है, जिस चीज की जब जरूरत है, जब प्रधानमंत्री को, इस सरकार को इन 5 राज्यों में धुआंधार प्रचार करना था, क्या उस समय ऊर्जा संकट नहीं था?
क्या डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत अभी कल से गिरनी शुरू हुई है। और आप इस देश की अर्थव्यवस्था को कब ध्यान दिया? आपने जब सस्ते दर पर आपको रूस से तेल मिल रहा था, क्यों बंद कर दिया आपने? जब आपको सस्ते दर पर वेनेजुएला से तेल मिल रहा था, क्यों बंद कर दिया आपने? जब ईरान आपको तेल देने के लिए तैयार था, क्यों बंद कर दिए? आप विदेश नीति की बात करते हैं। एक ऐसी विदेश नीति, एक ऐसी सरकार जो इंडिपेंडेंटली अपनी विदेश नीति संचालित नहीं कर पा रही है, उसका जवाब यह होगा कि जो जाता है कोई ना कोई काम से ही जाता है। इस देश की जनता भी कोई ना कोई काम से अपना काम करती है। अगर इस देश में ऊर्जा संकट है तो इस सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। इस देश में अगर अर्थव्यवस्था का संकट है तो इस सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। अपनी सुविधा के अनुसार आप बात नहीं करेंगे। आपने 1.5 महीने तक चुनाव प्रचार चलाया, बड़े पैमाने पर आपने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज यूज किए, और छोड़ दीजिए प्रचार तो प्रचार, आपने शपथ ग्रहण किया पश्चिम बंगाल में। एक ही शहर से 10-10 हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ के गए हैं और एक 2-2 मंत्री उससे बैठ के गया है। आपको ये ध्यान नहीं था? आज आप सोमनाथ में जो आप रोड शो कर रहे हैं, इसमें ऊर्जा नहीं खर्च होती है, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं खर्च होता। कौन सा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया? इस सरकार ने आम आदमी को संकट में डालने, उनकी जरूरतों में कटौती करने के अलावा अपने किस खर्चे में कटौती किया है? दुनिया की अर्थव्यवस्था जब ध्वस्त थी, दुनिया में अनुत्पादक पैसे का उपयोग प्रतिबंधित था, तब इस देश के प्रधानमंत्री संसद भवन बनवा रहे थे। उससे कौन सा उत्पादक बढ़ गया? जब दुनिया में निवेश की जरूरत थी उत्पादकता के लिए, दुनिया में निवेश की जरूरत थी रोजगार सृजन के लिए, तब आप बने बनाए भवनों को गिरा करके नए नए भवन बनवा रहे थे कि आपका नेम प्लेट उसमें लग जाए। आप कौन सी अपनी आर्थिक नीति बता सकते हैं जिससे कहा जाए कि इस देश का भला हो रहा हो? आपने कहा कि केमिकल के यूज से जमीन प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। तो सवाल इस बात का है, जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पिछले एक दशक में सरकार ने क्या किया? जो ऑर्गेनिक बाजार कागजों पे भी खुले थे, वहां पे भवन बनवाए गए, उन बाजारों को बंद करने की नौबत आ गई क्योंकि उनको खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आप इस सरकार ने केवल और केवल कारपोरेट की मदद की है। और आप इस देश में ऊर्जा का संकट, इस देश का आर्थिक संकट कल नहीं पैदा हुआ जब आप भाषण दे रहे हैं लोगों को कि लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। ऊर्जा आपने इस सरकार को, इस सम्मानित प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था बात करते हुए कब सुन लिया आपने? डॉलर की कीमत कब से बढ़ रही है? आप तो शास्त्री हैं, आज से बढ़ रही है क्या? पूरा पूरा का पूरा देश तबाह है। उस समय तो आप एक बार बात नहीं की। फिर आप सवाल करें। हाँ, शरद नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। इस देश की विदेश नीति में यह कभी नहीं था कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री या कोई मंत्री जाकर के विदेशों में बड़ी बड़ी सभाएं करें। वो डिप्लोमेटिक वार्ता करने के लिए जाते थे। जब आप बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं, तो उसमें पैसा खर्च होता है, डॉलर खर्च होता है, उसमें रुपया नहीं खर्च होता। तब आपने कौन सा, क्या उस ऊर्जा का, उसमें अर्थव्यवस्था का संकट नहीं था? आप अपनी सुविधा के अनुसार सभी चीजों की व्याख्या करेंगे और कहेंगे नहीं, कोई ना कोई तो तर्क है सब में। यह अपील बेमानी है। दलीय हित को, चुनावी हित को, राजनीतिक दलों के हित को ध्यान में रखकर किए जाने वाली अपील पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यह देश हित इसमें शामिल नहीं है। यह देश हित के बारे में बात करना ढकोसला है और केवल एक पोजिशनिंग है जो सरकार अपनी विफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शरद जी, जो सुनील जी ने सवाल उठाए, और इसके अलावा एक और सवाल कि इस देश में 3 मॉडल हमने देखा कि जब 1973 का क्राइसिस आया था, इसी तरह का सिमिलर क्राइसिस था, तो इंदिरा गांधी ने सेम मेजर्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं, वह इंदिरा गांधी के टेक्स्ट बुक से नरेंद्र मोदी काफी कुछ कॉपी किया करते हैं, हालांकि उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन सेम मेजर्स इंदिरा गांधी ने भी लोगों से कहा कि उठाने के लिए, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल पे कैसे कंजम्पशन घटाना है, रिस्ट्रिक्शन और यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल, उसके बाद नॉन एसेंशियल ट्रेवल बाय ऑफिशियल, ये सारी बातें इंदिरा गांधी ने 1973 के क्राइसिस में कहा। मनमोहन सिंह ने जब 2008 का क्राइसिस, यानी कि जब ग्लोबल मंदी झेला, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, न कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो कम करें और हम कटौती करें, क्योंकि जब स्पेंडिंग हम बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का जो ये एक्शन है, इससे अर्थव्यवस्था में और मंदी आएगी, या इस समय भारत सरकार को और स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि एक प्रीएम्प्टिव अपील प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से करी है
उन्होंने देश की जनता को अपील करी है, अगर यहाँ से भी हालात नहीं सुधरते हैं तो यहां से आगे और कठिन कदम हम देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। क्रूड ऑयल एक 87% अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है, गोल्ड 99% अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, अगर इस अपील को लोग स्वीकार करते हैं यहां से सुधार होता है, नहीं तो फिर इसके पीछे कानून भी बनाया जा सकता था। अगर सरकार चाहती तो कानून बना सकती थी कि भाई आप जो है गोल्ड इतना नहीं मंगा सकते, आप विदेश नहीं जा सकते, पर ऐसा करना उन्होंने उचित नहीं समझा। प्रधानमंत्री जी की बात लोग मानते हैं। जब थाली बजानी थी थाली बजाई, जब दिए जलाने थे दिए जलाए। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि मैं जब बोलता हूं तो लोग सुनते हैं और मैं देश हित में बात कर रहा हूं। इन्होंने बात करी कि प्रधानमंत्री जी खुद लेके वहां पर हेलीकॉप्टर लेके और प्लेन लेके उड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को तो सुरक्षा भी बहुत मिलती है, आम आदमी को तो सुरक्षा नहीं होती। तो देश का जो नेता होता है उसको कुछ विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध करने की देश हित में जरूरत पड़ती है, वो जो आम आदमी से हटके होती है। ये आप प्रधानमंत्री जी को आप एक आम आदमी से कंपेयर करने लगेंगे तो मैं समझता हूं ये बेमानी होगा। हमारे आपके जैसे व्यक्ति तो नहीं Z+ सिक्योरिटी में घूमते हैं, प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा है, मेरी जान को तो कोई खतरा नहीं है इस प्रकार का मैं सड़क पे निकल जाऊं। प्रधानमंत्री जी देश को अथॉरिटी रखते हैं किसी देश से करार करने की, मेरे पास तो ये अथॉरिटी नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास विशिष्ट पावर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान देता है उसको यह अधिकार है कि वो देश के बिहाफ पे जाके कहीं पर बात कर सकता है। कहीं पर इलेक्शन अगर उसको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में 15 साल से मिसमैनेजमेंट चल रहा है तो उसको अधिकार है, जब तक वो जाके जनता को बताएगा नहीं कि भाई यहाँ पर हमको वोट दो हम सुधार करेंगे, तब तक जनता को कैसे पता लगेगा? बिना जाए वर्चुअल प्रचार हो जाए, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो मुझे लगता है कि एक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपको देश के जो जो सबसे उच्च पद पे व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको कुछ विशिष्ट अधिकार है, वो देश की सेवा में है और उन्होंने जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, उसमें उनका कोई निजी हित नहीं है। प्रधानमंत्री तो एक टर्म के लिए होते हैं, अगली बार इलेक्ट हो ना हो ये जनता की मर्जी है, परंतु प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है कि वो घूमने जाते हैं, वो वहां ये करते हैं वो करते हैं। मुझे लगता है ये बात सिरे से मैं इसको खारिज करता हूं और प्रधानमंत्री जी को अधिकार है कि वो देश के बिहाफ पे विदेश भी जा सकते हैं और राज्यों में जाके प्रचार भी कर सकते हैं। वहां पर अगर आज सुधार हुआ है उन राज्यों में तो इस प्रचार पहले हुआ था तभी सुधार हुआ है, ऐसे सुधार नहीं हुआ है वहां पर, तभी ये सरकार जीत पाई। अगर ये सरकार नहीं, वो जीती सब और तो इसने सुधार शरद जी किया है वो तो मैं सारी बातें समझता हूं वो प्रचार वो सारी प्रचार बातें पॉलिटिकल कारगर बातें है। हैं। आप हमें ये समझाइए कि जो इंदिरा गांधी ने जो वह मेजर इसलिए लिए थे चुनाव नहीं जीत 73 पाई कि में, लोगों को उन्होंने समझा लिया। वह इसलिए चुनाव जीत पाई है कि उसने 90 लाख लोगों को मेरा मताधिकार से मेरा जो वंचित है किया। मैं थोड़ा वह इसलिए चुनाव नेटवर्क जीत पाई है कि उसने मेरा मतदाता नेटवर्क सूची को प्रभावित किया। मैं ऐसे जोन में आ गया वह जहाँ इसलिए नेटवर्क जीत नहीं पाई है, उस इसलिए बहस पे उस हम लोग बहस ना में मत जाएं, आइए। क्योंकि लेकिन हाँ। आरती जी आपसे मेरे एक ख्याल में वो गुस्से में चले गए। मुझे लगता है वो गुस्से में चले गए। मनमोहन सिंह ने 2008 में जब ग्लोबल मंदी थी उस समय मेजर अपनाए और प्रधानमंत्री जी आज जो आह्वान कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन मेजर से कोई बहुत ज्यादा सोल्यूशन निकलेगा या भारत सरकार को जो तेल कंपनियों का घाटा है उसको पाटने के लिए तेल की कीमत बढ़ानी ही पड़ेगी, अपना जो सरकारी एक्सपेंडिचर है उसको कटौती करनी पड़ेगी और साथ ही आप स्पेंडिंग बढ़ाएं ताकि देश में इससे ज्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है कि जैसे ही आप तेल की कीमतें बढ़ाएंगे उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे और एक तरह से इन्फ्लेशन के आते ही आगे बढ़ते ही हम कहीं मंदी की चपेट में न चले जाएं, तो इसलिए आपको स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि यह रास्ता क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो दिक्कतें हैं ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं हो रही हैं, ये पूरी दुनिया में होगा। और ये जो मंदी की बात आप कर रहे हैं वो तो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वर्ल्ड रिसेशन हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, वर्ल्ड रिसेशन। अगर वर्ल्ड रिसेशन होगा तो सबको अपने मतलब मंदी तो लगा, सबको अपने ऊपर बंदियां तो लगानी पड़ेंगी ना, नहीं तो कैसे चलेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि ये आग्रह कर रहे हैं, पीएम अपील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अपील से कुछ नहीं होगा। और अगर आप देखेंगे वो सब देशों में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, मतलब जहाँ के लोग ज्यादा लिटरेट हैं, ज्यादा पढ़ लिख हैं, सब कुछ वहां भी सरकार ने लॉज बनाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं।
तो हमारे देश में जहाँ हमारा पॉपुलेशन आबादी इतनी बड़ी है और बहुत से लोग कुछ समझते नहीं है बातें, रिस्ट्रिक्शंस तो लगाने पड़ेंगे। पर मेरा सिर्फ ये शरद जी जो कह रहे थे, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे पर सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं होता है ना। जो हमारे देश के करोड़पति है और हमारे देश में आई थिंक अमंग्स द टॉप 10 बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से 2-3 तो हमारे देश के ही हैं। तो इन लोगों को भी कुछ इन लोगों को भी कदम लेने पड़ेंगे, जो आम आदमी को लगेगा कि सिर्फ हमको नहीं दिक्कत हो रही है पर सबको दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हम सबको जुड़ना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए और हम सबको अपना खर्च कम करना चाहिए। तो मतलब अब पूरे मतलब ये तो सिर्फ और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, शरद जी पता नहीं क्या कह के गए हैं, सबको मालूम है कि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर जो हर बजट में निकलता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर सरकार अपने ऊपर करती है, स्टाफ पे, मेंटेनेंस पे, गाड़ियों पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर इसी पे होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अपना एक्सपेंडिचर देख के कहीं ना कहीं कम करना ही पड़ेगा। और देखो देश में लोग कैसे समझेंगे कि ये बहुत ही सचमुच में सीरियस सिचुएशन है। जब एग्जाम्पल आएगा ऊपर से तभी तो लोग समझेंगे ना कि कितना सीरियस है ये सिचुएशन। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि सरकार को वो एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, ऊपर से करने पड़ेंगे, और साथ ही वो सिर्फ फोटो के लिए सेट नहीं करने पड़ेंगे, पब्लिसिटी के लिए नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सही रियल इंटेंशन के साथ सरकार को एक तरह से वो एग्जाम्पल ऊपर से सेट करने पड़ेंगे। सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती करनी पड़ेगी, उसमें जिस तरह से गाड़ियों का काफिला है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल है, जिस तरह से बिजनेस क्लास प्राइवेट जेट का इस्तेमाल है, उन सब में कटौती करनी पड़ेगी। और साथ ही क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, हालात हैं, आने वाले दिनों में न केवल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी बल्कि उसका जो इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग सेक्टर पे और गहरा होगा। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन के बढ़ते ही एक तरह से जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम होगी और फिर धीरे धीरे मंदी की हम चपेट में आ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इन सब कटौतियों के साथ सरकार और जनता एक तरह से दोनों इसके लिए तैयार हो जाए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही शरद कोहली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.